नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं दलित कथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की द्वारा लिखी हुई कहानी 25 चौका 150। इस कहानी में दलितों की पीड़ा को उजागर करने का लेखक के द्वारा प्रयास किया गया है। किस प्रकार से भोले भाले अनपढ़ दलितों का शोषण सवर्णों, जमींदारों और साहूकारों द्वारा किया जाता है। 25 चौका 150 कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित अति चर्चित कहानी है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने जाति पाति शोषण को मुख्य आधार बनाकर निर्धन लोगों के जीवन की त्रासदी को व्यक्त किया है और कहानी में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से सूदखोर पूंजीपति असहाय और अशिक्षित ग्रामीण लोगों का शोषण करते हैं। तो आइए सुनते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखी हुई बहुचर्चित कहानी 25 चौका 150। पहली तनख्वाह के रुपए हाथ में थामे सुदीप अभावों के गहरे अंधकार में रोशनी की उम्मीद से भर गया। एक ऐसी खुशी उसके जिस्म में दिखाई पड़ी जिसे पाने के लिए उसने असंख्य कटीले झाड़ झंखाड़ों के बीच अपनी राह बनाई थी। हथेली भींचे रुपए की गर्मी उसके रग रग में उतर गई। पहली बार उसने इतने रुपए एक साथ देखे। वह वर्तमान में जीना चाहता था, लेकिन भूतकाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर पल उसके भीतर वर्तमान और भूत की रस्साकसी चल रही थी। अभावों ने कदम कदम पर उसको छला है, फिर भी वह स्वयं किसी तरह बचकर वहां से निकल आया। इसीलिए यह मामूली नौकरी भी उसके लिए बड़ी अहमियत रखती थी। नई नई नौकरी में छुट्टी मिलना कठिन होता है। उससे भी आसानी से छुट्टी नहीं मिली, पर उसने रविवार का अतिरिक्त काम कर एक दिन की छुट्टी ले ली और पहली तनख्वाह मिलने की खुशी अपने माँ बाप के साथ वह बांटना चाहता था। स्कूल की पढ़ाई और नौकरी के बीच समय और हालत की गहरी खाई को वह पाट ना सका। फिर भी खाई के बीच जो कुछ भी था उसे सांत्वना देकर उसने उसकी पीड़ा तो कम कर ही दी। सुख दुख के चंद लम्हे आपस में बांट पीड़ा कम हो जाती है। उसने इस पल के इंतजार में एक लंबा सफ़र तय किया था और दिन रात मान अपमान के बीच में फंसा रहा। शहर से गांव तक पहुंचने में 2-2.5 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता था। इसीलिए वह सुबह ही निकल पड़ा। बस अड्डे पर आते ही उसे बस मिल गई। बस में काफ़ी भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से उसे बैठने का स्थान मिला। कंडक्टर किसी यात्री पर बिगड़ रहा था। इस सामान को उठाओ, छत पे रखो, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। किसका है यह सामान? कंडक्टर ने कर्कश स्वर में पूछा। एक दुर्बल पतला सा ग्रामीण धीमे से स्वर में बोला, जी मेरा है। कंडक्टर ने ग्रामीण के वजूद को तौलते हुए आवाज़ सख्त करके लगभग दहाड़ते हुए कहा, तेरा है तो इसे अपने पास रख, यहाँ रास्ते में अड़ा दिया है, उठा इसे। ग्रामीण ने गिड़गिड़ा कर अजीब सी आवाज़ में कहा, साहब नज़दीक ही उतरना है। सुदीप जब भी किसी को गिड़गिड़ाते देखता तो उसे अपने पिता की छवि याद आने लगती। ऐसा ही उसका पोर पोर चटकने लगता, जैसे कोई धीरे धीरे उसके जिस्म पर आरी चला रहा हो। उसने कंडक्टर की ओर देखा। कंडक्टर का तोंदियल शरीर कपड़े फाड़कर बाहर आने को छटपटा रहा था। बनौले सुअर की तरह उसके चेहरे पर पान से रंगे दांत उसकी भव्यता में इजाफा कर रहे थे। सुदीप को लगा जंगली सुअर बस की भीड़ में आ घुसा है। उसने सहम कर सहयात्री की ओर देखा, जो निरपेक्ष भाव से अपने ख्यालों में गुम था। सुदीप ने ग्रामीण पर नजर डाली, जो अभी तक दयनीयता से उबर नहीं पाया। उसने भीतर से अपने पिताजी की छवि देखी। वह दिन स्मृति में दस्तक देने लगा जब पिताजी उसे लेकर स्कूल में दाखिल कराने गए थे। उनकी बस्ती के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। पता नहीं पिताजी के मन में यह विचार कैसे आया और उन्होंने उसको स्कूल में भर्ती कराया, जबकि पूरी बस्ती पढ़ाई लिखाई की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता था। पिताजी लंबे लंबे डग भर कर चल रहे थे। उसे उनके साथ दौड़ना पड़ रहा था। उसने मैली सी एक बदरंग कमीज और पट्टेदार निक्कर नुमा कच्छा पहन रखा था, जिससे थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर खींचना पड़ता था। स्कूल के बरामदे में पहुंच पिताजी पल भर के लिए ठिठके, फिर धीरे धीरे चलकर इस कमरे से उस कमरे में झांकने लगे। हर एक कमरे में अंधेरा था, जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे। मास्टर कुर्सियों पर उड़कू बैठे बीड़ी पी रहे थे या ऊँघ रहे थे। पिताजी फूल सिंह मास्टर को ढूंढ रहे थे। 2-3 कमरों में झांकने के बाद एक छोटे से कमरे की ओर मुड़े। उस कमरे में अन्य कमरों से ज़्यादा अंधेरा था। फूल सिंह मास्टर अकेले बैठे बीड़ी पी रहे थे। उन्हें दरवाजे पर देख फूल सिंह मास्टर खुद ही बाहर आ गए। पिताजी ने मास्टर को देखते हुए दयनीय स्वर में गिड़गिड़ा कर कहा, मास्टर जी, इस जातक को अपनी शरण में ले लो। 2 अक्षर पढ़ लेगा तो थारी दया सु ये भी आदमी बन जाएगा। हमारी जिंदगी भी कुछ सुधर जाएगी। सुदीप पिताजी की उस मुद्रा को कभी नहीं भूल पाया। वे हाथ जोड़कर झुके खड़े थे। फूल सिंह मास्टर ने बीड़ी का टोटा अंगूठे के इशारे से दूर उछाला
और पिताजी को लेकर हेडमास्टर के कमरे में चले गए। सुदीप का दाखिला हो गया। पिताजी खुश थे। उनकी खुशी में भी वह गिड़गिड़ाहट झलक रही थी। वे झुक झुक कर मास्टर फूल सिंह को सलाम कर रहे थे। बस हिचकोले खा खा कर रेंग रही थी। आसपास यात्रियों ने बीड़ी सिगरेट का धुआं ऐसे उड़ेलना शुरू कर दिया जैसे अपनी दुश्चिंताओं को बादलों में विलीन कर देंगे। उसने अपने पास की खिड़की का शीशा सरकाया। ताजी हवा का हल्का हल्का सरसरा झोंका अंदर आया। उसकी स्मृति में स्कूल के दिन याद आए। एक कक्षा से आते जाते अनेक विद्यार्थियों में उसको भी गिना जाने लगा। तमाम सामाजिक दबावों और भेदभावों के बावजूद वह पूरी लगन से स्कूल जाता। सभी विषयों में वह ठीक ठाक था। गणित में उसका मन कुछ ज़्यादा ही लगता था। मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने चौथी कक्षा के बच्चों से 15 तक पहाड़ा याद करके आने के लिए कहा था, लेकिन सुदीप को 24 तक पहाड़े पहले से ही अच्छी तरह याद थे। मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने शाबाशी देते हुए कहा, 25 का पहाड़ा याद कर सुदीप। सुदीप स्कूल से घर लौटा और 25 का पहाड़ा याद करने लगा। वह जोर जोर से ऊंची आवाज में पहाड़ा कंठस्थ करने लगा। 25, 25 एकम 50, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। पिताजी बाहर थके हारे लेटे थे। उसे 25 का पहाड़ा रटते देख उनके चेहरे पर संतुष्ट के भाव तैर गए। थकान भूल वह सुदीप के पास बैठ गए। वैसे उन्हें 20 से आगे गिनती नहीं आती थी, लेकिन 25 का पहाड़ा उनकी जिंदगी का अहम पड़ाव था, जिसे वे अनेक बार लोगों के बीच दोहरा चुके थे। जब भी उस घटना का जिक्र करते उनके चेहरे पर एक अजीब सा विश्वास चमक उठता। सुदीप ने 25 का पहाड़ा दोहराया और जैसे ही 25 चौका 100 का उन्होंने टोका, नहीं बेटे, 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150, उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा। सुदीप ने चौंक कर पिताजी की ओर देखा। समझाने के लहजे में बोला, नहीं पिताजी, 25 चौका 100, ये देखो गणित की किताब में लिखा है। बेटे, ये किताब मुझे ना दिखाओ, मैं तो अक्षर भी ना पहचानू हूँ। मेरे लेखे तो काला अक्षर भैंस बराबर है। फिर इतना तो जरूर जानूँ कि 25 चौका 150 होवे है, पिताजी ने सहजता से कहा। किताब में साफ साफ लिखा है 25 चौका 100। सुदीप ने मासूमियत से कहा, तेरी किताब में गलत हो सके हैं, नहीं तो क्या चौधरी झूठ बोलेंगे? तेरी किताब से कहीं बड़े आदमी हैं चौधरी जी। उन्हें थोड़े या मोटी मोटी किताबें हैं। जो तेरा हेडमास्टर है वो भी पाँव छुए हैं चौधरी जी के। पंडेर भला गलत बताएंगे, मास्टर से कड़ा सही से पढ़ाया करें, पिताजी ने उखड़ते हुए कहा। पिताजी, किताब में गलत थोड़ी लिखा है। सुदीप रुआसा हो गया। तू अभी बच्चा है, तू क्या जाने दुनियादारी। 10 साल पहले की बात है। तेरे होने से पहले तेरी महतारी बीमार पड़ी, बचने की कोई उम्मीद ना सी। शहर के बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया था, सारा खर्चा चौधरी ने ही दिया। पूरा 100 का पत्ता, ये लंबे लंबे रंग का नोट था। डाक दर की फीस, दवाई सब मिलाकर 100 रुपये बढ़े थे। जिन तेरी माँ ठीक ठाक होके चलन फिरने लगी तो मैंने 4 महीने बाद चौधरी जी हवेली में गया। दुआ सलाम के बाद मैंने चौधरी जी से कहा, चौधरी साहब मैं तो गरीब आदमी था, थारी मेहरबानी से मेरी लुगाई बच गई, वह जी गई, वरना मेरे तो जातक वीरान हो जाते। तुम तय 100 रुपये दिए थे, उनका हिसाब बता दें, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा कर्जा चुका दूं। एक साथ देने की मारी हिम्मत ना है चौधरी जी ने कहा। तन्ने मेरे बुरे वक्त में मदद की तो ईमानदारी से सारा पैसा चुका दे। 100 रुपये पर हर महीने 25 चौका 150। तू अपना आदमी है, तेरे से ज़्यादा क्या लेना। 150 में से 20 रुपये तू कम कर दे। 20 रुपये तुझे छोड़ दिए, बचे 130। 4 महीने का ब्याज 130 अभी दे दे, बाकी रहा मूल जिण हुआ तन दे दे। महीने के महीने ब्याज देते रहना। यूँ बता बेटे, 25 चौका 150 होते हैं या नहीं? चौधरी भले और इज्जतदार आदमी हैं, जो उन्होंने 20 रुपये छेल दिए, नहीं तो भला इस जमाने में कोई छोड़े हैं? अपने शिवनारायण मास्टर के बाप बड़े मिसिर जी को ही देख ले, एक धेला भी न छोड़े हैं। ऊपर ते बिगार अलग सुकरावे हैं, जैसे बिगार उनका हक वो। दिन भर गोटे टूट जाने हैं, मंजूरी के नाम पे खाली हाथ। अगर गाली ऊपर से गाली तो ऐसे दे हैं जैसे वेद मंत्र पढ़े। सुदीप ने 25 का पहाड़ा दोहराया। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 150। अगले दिन कक्षा में मास्टर शिवनारायण मिश्रा ने 25 का पहाड़ा सुनाने के लिए सुदीप को खड़ा किया।
सुदीप ने खड़े होकर उत्साहपूर्वक पहाड़ा सुनाया। 25 एकम 50, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 150। मास्टर शिवनारायण ने उसे टोका। 25 चौका 100। मास्टर के टोकने से सुदीप अचानक चुप हो गया और खामोशी से मास्टर का मुंह देखने लगा। मास्टर शिवनारायण मिश्रा कुर्सी पर पैर उड़कू रख के बैठे बीड़ी का सुट्टा मारते हुए बोले, अबे चूड़े, आगे बोलता क्यों नहीं, भूल गया क्या? सुदीप ने फिर से पढ़ना शुरू किया। स्वाभाविक ढंग से 25 चौका 150 कहा। मास्टर शिवनारायण मिश्रा ने डांट कर कहा, अबे कालिए, 150 नहीं 100। सुदीप ने डरते डरते कहा, मास्टर साहब, पिताजी कहते हैं 25 चौका 150 हुए हैं। मास्टर शिवनारायण हत्थे से उखड़ गया, खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पे रसीद दिया और आंखें तरेर कर बोला, अबे तेरा बाप इतना विद्वान है तो क्या यहाँ अपनी माँ? एक क्रिया जिसे सुसंस्कृत लोक साहित्य में त्याज मानते हैं, ऐसी गाली उसने दी। कराने आया है? साले तुम साले लोगों को चाहे जितना भी समझाओ लिखाओ पढ़ो, रहोगे कूड़े के कूड़े। दिमाग में कूड़ा करकट जो भरा है, पढ़ाई लिखाई के संस्कार तो तुम लोगों में आ ही नहीं सकती। चल बोल ठीक से, 25 चौका 100। स्कूल में तेरी थोड़ी सी तारीफ क्या होने लगी? पाँव जमीन पे ही नहीं पड़ते, जबान चलावे है, उलट कर जवाब देता है। सुदीप ने सुबकते हुए 25 चौका 100 कहा और एक सांस में पूरा पहाड़ा सुना दिया। उस दिन की घटना ने उसके दिमाग पर उलझन पैदा कर दी। यदि मास्टर साहब सही कहते हैं तो क्या पिताजी गलत हैं? और यदि पिताजी सही हैं तो क्या मास्टर साहब गलत हैं? चौधरी कहते हैं कि बड़े आदमी हैं, वह झूठ नहीं बोलते। उनके हृदय में बवंडर उठने लगी। नर्म और मासूम बाल मन पर एक खरोच पड़ गई, जो समय के साथ और गहरी हो गई। किसी ने ठीक ही कहा है, मन के गांठ पड़ जाए तो खोले नहीं खुलती। सोते जागते उठते बैठते 25 चौका 150 उसे परेशान करने लगा। बाल मन की यह ग्रंथि खरोच बन गई। जब भी वह 25 की संख्या पढ़ता या लिखता, उसे 25 चौका 150 ही याद आता। साथ ही साथ याद आता पिताजी का विश्वास भरा चेहरा, मास्टर शिवनारायण मिश्रा का गाली गलौज करता लाल गुस्सैल चेहरा। सुदीप दोनों चेहरे एक साथ स्मृति में दबाए 25 चौका 150 की अंधेरी दुर्गम गलियों में भटकने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, कई सवाल उसको विचलित करने लगे। अचानक बस रुक गई। बस अड्डे से थोड़ा पहले एक बड़ा सा गति अवरोधक था, जिस कारण अचानक ब्रेक लगने से बस के बैठे यात्रियों को झटका लगा। कई तो गिरते गिरते बच्चे। सुदीप भी तंद्रा से बाहर आया। उसने जेब छूकर देखा, तनख्वाह के रुपए जेब में सही सलामत थे। बस गांव के किनारे रुकी। बस अड्डे के नाम पर एक दो दुकानें, जिनमें पान बीड़ी पेड़ के एक तने से टिकी हुई पुरानी मेज पर बदरंग आईना रख बैठा गांव का एक बदरू नाई से थोड़ा हट दूसरे पेड़ तले बैठा गांव का मोची, केला अमरूद वाला। बस यही था बस अड्डा। सुदीप ने बस से नीचे उतरकर आसपास नजरें दौड़ाई। बस अड्डे पर कोई विशेष चहल पहल नहीं थी। इक्का दुक्का लोग इधर उधर बैठे थे। वह सीधा घर की ओर चला। पश्चिमी छोर पर 30-40 घरों की बस्ती में उनका घर था। दोपहर होने को आई थी। सूरज काफी ऊपर चढ़ाया। उसने तेज तेज पांव उठाए। लगभग महीने भर बाद लौटा। जानी पहचानी चीर परिचित गलियों में उसने अपना बचपन अभी तक बिताया था, वह उससे गुदगुदी करने लगा। इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं महसूस किया। एक अनजाने से आत्मीय सुख से वह भर गया। अपना गांव, अपने लोग। मन ही मन मुस्कुराहट। कीचड़ भरी गली लांघता हुआ अपने घर की ओर मुड़ा। गांव और बस्ती के बीच एक बड़ा सा जोहड़ था, जिसमें जलकुंभी फैली हुई थी। जलकुंभी का नीला फूल उसे बहुत पसंद था। इक्का दुक्का फूल दिखाई देने लगे थे उसे। जोहड़ के किनारे किनारे उसने चलना शुरू किया। पिताजी आंगन में पड़ी पुरानी चारपाई की रस्सी कस रहे थे। सुदीप को आया देख हुए उसकी ओर लपकी। अचानक, क्या बात है? लगता है शहर में जी नहीं लगता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही चला आया, सुदीप ने सहजता से कहा। जेब से तनख्वाह निकाल उसने रुपए अपने पिताजी के हाथ में रख उनके पांव छुए। पिताजी गदगद हो गए। दोनों हाथों से रुपए थाम कर माथे से लगाया, जैसे देवता का प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। मन ही मन अस्फुट शब्दों में बुदबुदाए। सुदीप की माँ को पुकारा, दीपे की माँ, करके यहाँ तो आ, ले संभाल अपने लड़के की कमाई। माँ आवाज़ सुनकर बाहर आई। आंचल पसार कर रुपए लिए और सुदीप को छाती से लगा लिया। वह क्षण ऐसा लग रहा था मानो समूचा घर खुशी की बारिश से भीग रहा हो। सुदीप चुपचाप सभी के खिले चेहरे देख रहा था। सब खुश थे। ऊपरी तौर पर वह भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन भीतर एक खलबली मची हुई थी, अशांत। उसने माँ से कहा, यहाँ बैठो माँ। हाथ बढ़ाकर आंचल से कुछ रुपए ले लिए। गंभीर स्वर में बोला, पिताजी, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात है बेटे, कुछ चाहिए? पिताजी ने जिज्ञासावश पूछा। नहीं पिताजी, कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
पिताजी गुमसुम हो उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर पहले खुशी की धुंध थी, खुशी जो थी उस पर धुंध पड़ने लगी। तरह तरह की आशंकाएं झचकोरने लगी। अचानक वो बेचैन महसूस करने लगी। सुदीप ने 25-25 रुपए की 4 ढेरियां लगाई। पिताजी से कहा, आप इन्हें गिनिए। पिताजी चुपचाप सुदीप की ओर देख रहे थे। उनकी कुछ समझ में नहीं आया। असहाय होकर बोले, बेटा मुझे 20 से आगे की गिनती नहीं आती, तू ही गिन के बता दे। सुदीप ने धीमे से स्वर में कहा, पिताजी ये 4 जगह 25-25 रुपए हैं, अब इन्हें मिलाकर गिनते हैं। 4 जगह का मतलब है 25 चौका। कुछ क्षण रुक सुदीप ने पिताजी की ओर देखा और फिर बोला, अब देखते हैं 25 चौका 100 होते हैं या 150। पिताजी अवाक होकर सुदीप का चेहरा देखने लगे। उनकी आंखों के आगे चौधरी का चेहरा घूम गया। 30-35 साल पुरानी घटना साकार हो गई। न जाने उस घटने को अब तक वो कितनी बार सबको सुना चुके थे। आज उस घटना को नए रूप में लेकर बैठ गया था सुदीप रुपए गिने जा रहा था, बोल बोलकर 100 पर जाकर रुका। बोला, देखो 25 चौका 100, 150 नहीं। पिताजी ने उसके हाथ से रुपए छीने, ऐसे जैसे सुदीप उन्हें मूर्ख बना रहा हो। वे रुपए गिनने का प्रयास करने लगे, लेकिन 20 पर जाकर अटक गए। सुदीप ने उनकी मदद की। 100 होने पर पिताजी की ओर देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर से गिनना शुरू किया। 20 पर अटक गए। उलट पलट रुपए को देखते जैसे कुछ कम है। सुदीप ने फिर गिनकर दिखाया। पिताजी को यकीन नहीं आ रहा था। सुदीप ने हर बार उनकी शंका का समाधान किया, हर प्रकार से। आखिर पिताजी को विश्वास हो गया, सुदीप ठीक कह रहा, 25 चौको 100 ही होते हैं। झूठ सच सामने था। पिताजी के हृदय में जैसे अतीत जलने लगा। उनका विश्वास, जिसे पिछले 30-35 सालों से वे अपने सीने में लगाए चौधरी का गुणगान करते नहीं गाते थे, अचानक कांच की तरह उनके रोम रोम में समा गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी वितृष्णा पनप रही थी, जिसे पराजय नहीं कहा जा सकता, बल्कि छले जाने की गहन पीड़ा थी। उन्होंने अपनी मैली चीकट धोती के कोनों से आंख की कोर में जमा कीचड़ पोंछा और एक लंबी सांस ली। रुपए सुदीप ने लौटा दिए। उनके चेहरे पर पीड़ा का खंडहर उगाया, जिसकी दीवारों से ईंट, पत्थर और सीमेंट भुरभुरा कर गिरने लगे। उनके अंतस में एक टीस उठी, जैसे वो कह रहे हो, कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। और उनकी आंखों से 2 बूंद जल भूमि पर गिर पड़ा। तो इस तरह आपने सुना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखी दलित कहानी 25 चौका 150। यह अत्यंत करुणामयी मार्मिक कहानी मुझे उम्मीद है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, आपसे बार बार यही आग्रह है कि अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।